Hello kids and fires, Gaurav here, और वीडियो शुरू करने से पहले जरा इसे गौर से सुनो। Министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим. ये है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर रशिया पर किसी ने अटैक किया तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई, समझ लो। What if इनकी कही हुई बात फ्यूचर में हकीकत में तब्दील हो गई तो क्या अंजाम होगा इसका? और तो रशिया के पास बाकी कंट्रीज के मुताबिक 50% ज्यादा यानी कि 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। वेल चलो मान लेते हैं इस वॉर में हम बच भी गए, लेकिन इससे निकलने वाले न्यूक्लियर डस्ट में क्या हम सांस ले पाएंगे? क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में गिरे हुए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से फैली हुई डस्ट का परिणाम आज तक वहां रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। यहाँ तो न्यूक्लियर वॉर की बात चल रही है, बट डोंट वरी, एक तो पक्की बात है, इस न्यूक्लियर डस्ट की दुनिया में हमें 2 वक्त का सेफ खाना तो जरूर मिल जाएगा। वेल यही सोच रहे हो ना? चलिए जानते हैं आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है न्यूक्लियर रिएक्शन से भरी हुई दुनिया में खाओगे क्या। अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं पुतिन की रीसेंट लाइंस को दोहराते हुए, जिसमें उन्होंने ये क्लियरली कहा कि अगर रशिया पे कोई अटैक करेगा तो फिर एज अ लॉयल सिटीजन एंड हेड ऑफ स्टेट ऑफ रशिया मुझे न्यूक्लियर बटन दबाना ही पड़ेगा। यस, अब ये चेतावनी है या धमकी ये तो नहीं पता, बट अब तक जो रशिया और यूक्रेन के बीच मामला गर्म चल रहा था, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट रशिया के खिलाफ हो गया, और मामला जब भी गर्म हो जाता है बस एक ट्रिगर की जरूरत होती है कि देश के लीडरों के ईगो भिड़े और उसके बाद मामला ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर निकल सकता है। एंड मे बी शायद वो दिन दूर नहीं जब न्यूक्लियर वॉर ऐसे किसी रीजन से छिड़ जाए। एंड एज वी ऑल नो, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब द जार बॉम्ब का इन्वेंटर और पोसेसर और कोई नहीं बल्कि रशिया खुद है। एक ऐसा बॉम्ब जिसके टेस्टिंग के दौरान ही उसने 100 किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया था। और वेल, अगर आपको 100 किलोमीटर सुन के डर नहीं लग रहा तो लेट अस पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव। एक बॉम्ब उनका मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। And I'm not talking about Mumbai city, but I'm talking about Mumbai MMR and Delhi NCR। मतलब उसमें जितने भी रीजन्स आते हैं, और वॉर में एक ही बॉम्ब थोड़ी ना यूज होता है। और इसीलिए तो रशिया के पास आज सबसे ज्यादा यानी 1000 एक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, यानी पूरी दुनिया में मौजूद टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के 50% न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और थोड़ा कैलकुलेशन लगाने पर यह पता चलता है कि रशिया इंडिया जैसे 37 कंट्रीज को तबाह करने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट रशिया ने खुद को इतना निर्भर बना दिया है कि उसने खुद का एक अंडर वाटर पावर न्यूक्लियर व्हीकल द पोसाइडॉन भी इन्वेंट किया है, जिसका उपयोग वो किसी भी वक्त कर सकता है। अब ये सुन के क्या लगता है आपको, अगर पुतिन की कही हुई बातें सच में बदल जाती है तो क्या होगा? गर्स, आपको 1945 में हुए हिरोशिमा नागासाकी अटैक के बारे में तो पता ही होगा। उस वक्त में लो पावर बॉम्ब्स होने के बाद भी सिर्फ मिनटों में दोनों शहर के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन साफ हो गए थे। और आज 70 साल बाद वहां के सर्वाइवर्स, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, सिर्फ उन 2 बॉम्ब्स के इफेक्ट्स भुगत रहे हैं। अब सोचो, उन बॉम्ब से 1500 गुना ज्यादा शक्तिशाली रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर किसी देश पर गिरे तो क्या किसी का भी बच पाना मुमकिन हो पाएगा? वेल, पर चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि लोग बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। मे बी हमने कोई तगड़ा अंडरग्राउंड बंकर बना लिया था और उसने हमें कुछ समय तक वहां रहने की फैसिलिटी दे दी। बट एक पॉइंट के बाद तो आपको बाहर तो निकलना है, और न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया में फैले न्यूक्लियर रेडिएशंस और न्यूक्लियर डस्ट या एलिमेंट्स से उसके बाद क्या आप बच पाओगे? वेल, लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियर डस्ट। न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये तो आपको पता ही होगा, एंड डस्ट यानी कि धूल। अब ये धूल आएगी कहां से, ये समझते हैं। इसे समझने के लिए वॉच दिस। ये है हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे बॉम्ब्स का मंजर। अगर इसे थोड़ा डिकोड करे तो आपको ये दिखा होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फटने से पहले ही एक डोम शेप्ड का फायरबॉल बनता है, और फिर वो अपने अंदर आई हुई सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को इमेंस हीट से वेपराइज कर देता है। फिर यही वेपराइज मटेरियल्स बॉम्ब में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ रिएक्ट होके एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड बनाते हैं, जो हमें ऐसे दिखता है। अब इस सब के दौरान रिएक्शन में इतनी एनर्जी भरी होती है कि वो अपने ही शॉक वेव्स के कारण इस पूरे डस्ट क्लाउड को एक झटके में ऊपर आसमान में फेंक देता है। एंड एज वी ऑल नो, विद हाइट अर्थ का टेम्परेचर कम होते जाता है, हेंस ये क्लाउड अब एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्सों में कूल होकर और डेंस हो जाता है। एंड हियर अगेन कम्स आवर बेसिक फिजिक्स। ज्यादा डेंस चीज कहां जाती है? एकदम नीचे। सो ये क्लाउड्स कूल होने के बाद कहां जाएंगे? यस, अर्थ के सरफेस पर आ जाएंगे। जो डस्ट बारिश की तरह आसमान से नीचे गिरकर जमीन पर अपनी एक चादर बना लेता है। वेल, अब में भी आप सोचो कि तो क्या ही हो जाएगा, डस्टी तो है, हवा से उड़कर चले जाएगा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना।
इस न्यूक्लियर डस्ट को हम छूना तो छोड़ो, इनहेल तक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर डस्ट बॉडी के अंदर एंटर करेगा वो हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसका असर होगा हमारे एल्वियोलर टिश्यूज पर, और इससे हमें होगा सिवियर केस ऑफ एक्यूट रेडिएशन जो लंग कैंसर कॉज करेगा और अंत में द एंड। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एयर इनहेल करने से अपना ये हाल हो रहा है, सो व्हाट अबाउट फूड? वो भी तो न्यूक्लियर डस्ट के चंगुल में आ जाएगा, तो क्या हम उसे खा भी पाएंगे? आई नो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा अ बिग नो, राइट? पर यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि हम सब बचपन से ही आयोनाइज्ड रेडिएशन वाला खाना खाते आए हैं। इनफैक्ट अगर आप यूएस भी जाओगे तब आपको वहां भी सिर्फ रेडिएशन वाला ही खाना खाने को मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रेडिएशन हार्मफुल नहीं होते, उनका बेशक हम पर काफी गहरा असर होता है, लेकिन खाने से नहीं, सिर्फ उनके कांटेक्ट में आने से। कंफ्यूज्ड? वेल, वो तो हो गई, क्योंकि रेडिएशन का नाम निकलते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है तबाही। हालांकि वो सही भी है, तो चलो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ। एक्चुअली फंडा काफी सिंपल है। जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन इन मटेरियल से निकली हुई रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है उसे इररेडिएटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। और क्योंकि इररेडिएटेड ऑब्जेक्ट कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता, इसीलिए इसका हमारे बॉडी पर कोई असर नहीं होता, और इसीलिए फूड को इररेडिएट किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रेडिएशन का इंपैक्ट कितना जोरदार होता है, इसीलिए इन रेडिएशंस को फूड पर यूज किया जाता है ताकि फूड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो सके। और आज दुनिया में इसी प्रोसेस को यूज करके पैकेजिंग फूड्स को ट्रीट किया जाता है। ऐसे 3 रेडिएशन सोर्सेस है जिन्हें फूड पर यूज करने का अप्रूवल मिला है, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन बीम। इन 3 रेडिएशन की परफेक्ट वेवलेंथ और करेक्ट डोसेज फूड पर रेडिएट करके फूड को काफी लंबे समय तक फ्रेश, टेस्टी और बैक्टीरिया फ्री रखा जा सकता है। और आज यही पैकेजिंग फूड्स दुनिया के कोने कोने में मौजूद हर एक ग्रोसरी स्टोर्स में अवेलेबल है, जिसे आप भी आसानी से पहचान सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। ये है द रेड्यूरा सिंबल, द इंटरनेशनल सिंबल जो दर्शाता है आपका फूड इरेडिएटेड है। बेसिकली रेड्यूरा सिंबल की शुरुआत हुई थी 1960s में, जब पहली बार इस सिंबल को यूज किया गया था। पर क्योंकि उस समय लोगों ने सिर्फ रेडिएशंस के बुरे इफेक्ट्स ही देखे थे, इसीलिए इस इरेडिएटेड फूड कॉन्सेप्ट को मार्केट में उतनी जगह नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, लोगों को इसकी अहमियत समझ में आने लगी, और तब जाकर उन्होंने इरेडिएटेड फूड्स को अपनाना शुरू किया। पर वो एक ऐसा समय था कि लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल को हीट करने से वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? वेल, नो, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इतने हीट होते हैं कि उन पर कोई भी हीट का असर नहीं पड़ता, वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं। लेकिन इस इरेडिएटेड फूड को खाकर हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं होता, ये तो फैक्ट है। पर न्यूक्लियर डस्ट मिट्टी में मिलने के बाद उसमें जो पेड़ पौधे उगेंगे ना, वो कोई आम पेड़ पौधे जैसे नहीं होंगे, बल्कि वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल बन जाएंगे जो दिन रात सिर्फ रेडिएशन ही एमिट करेंगे। नाउ दैट्स रियली डेंजरस। एज वी ऑल नो, प्लांट्स की ग्रोथ होती है सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को यूज करके, और डस्ट जैसे ही सॉइल में मिक्स हो जाएगा, न्यूक्लियर डस्ट में मौजूद सारे मटेरियल्स प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो प्लांट बन जाएगा रेडियो एक्टिव प्लांट। और किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आने का असर क्या होता है वो तो आपने पहले देख ही लिया है। पर जैसे कि हमें पता है कंटामिनेटेड फूड कंजम्पशन का असर क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और वैसा ही कुछ होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल के कंजम्पशन के बाद भी, व्हिच इज नथिंग बट रेडिएशन पॉइजनिंग या फिर एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। भूलो मत, उन प्लांट्स के नस नस में अब रेडिएशन जा चुका है। लेकिन सिर्फ रेडिएशन के लार्ज डोज को रिसीव करने की वजह से ही नहीं, बल्कि एक्सरेज और सीटी स्कैन जैसे छोटे मोटे रेडिएशन से भी। और जितना रेडिएशन बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उस बेसिस पर रेडिएशन पॉइजनिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज हेमेटोपोएटिक, जिसमें अगर बॉडी ने 25 रैट्स जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है तो हमें ये डिसऑर्डर होता है। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी 100 रैट्स से ज्यादा रेडिएशंस को फील कर सकती है, इसीलिए ये रेडिएशंस हमें फील भी नहीं होते। इन रेडिएशंस के एब्जॉर्ब होते ही धीरे धीरे न्यू रेड ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। अब न्यू ब्लड सेल्स नहीं, यानी कि WBC और प्लेटलेट्स ही नहीं। मतलब अगर बॉडी पर खरोच भी आए तो उसमें से होने वाले ब्लड फ्लो को रोकने के लिए बॉडी में प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे, और उसका अंजाम होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग से मौत। सेकंड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ये तभी होता है जब बॉडी 600 से 3000 रैट्स तक की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना एग्जॉटिक है, I mean, इतना महंगा और रेयर है कि आप उसे करवा भी नहीं सकते। और ट्रांसप्लांट नहीं तो सेकेंड ऑप्शन है मौत। इसका तीसरा स्टेज है न्यूरोवैस्कुलर। जब कोई भी बॉडी 3000 रैट्स से ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है
तब ये सिंड्रोम होता है। इसमें पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है और धीरे धीरे ब्रेन तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचा तो एवरीवन नोज मौत होनी ही है। बट द मेन प्रॉब्लम इज इन सब स्टेजेस के सिम्टम्स हमारे कॉमन डिजीजेस की तरह होने के कारण लोग इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से उनकी डेथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। वेल, न्यूक्लियर रेडिएशंस का अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है, पर क्या हम इन सारे न्यूक्लियर वेपन्स को अपने फायदे के लिए नहीं यूज कर सकते? क्या हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं? वेल, क्या आप ऐसे कोई कन्वर्जन मैकेनिज्म के बारे में जानते हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। See you in another one. Till then, stay curious, keep learning, keep growing. जय हिंद।